गुड आफ्टरनून बच्चों। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर। सर कल कितना करा दिया था आपने? कल वाली स्लाइड अभी तो खोला ही नहीं बेटा, खोलते हैं। आज सर क्लास जितना भी कराया हो सर ग्रुप पे शेयर कर दीजिएगा वो स्लाइड्स। नहीं, उसमें आपने देखा होगा कि हम लोग पढ़ते पढ़ाते समय बीच बीच में मिटाते रहते हैं ना, तो वो कंप्लीट नहीं मिलेगा। मैं आपके ग्रुप के किसी बच्चे से बोल दूंगा कि वो अपना नोट्स जो है बनाया हो वो शेयर कर दे। तो इसमें ये है कि आपको पूरा कंटेंट मिल जाएगा। ओके सर। अब आज की क्लास टाइमिंग चेंज करवाने का कारण यही था कि आज भी आपकी दो क्लासेस क्लास कर रहे थे मेरी, और अगर चेंज ना करवाते तो पता चला उस समय मैं फिर क्लास में रहता। 2 से 4 एक क्लास लगी थी और शायद 2 बजे के आसपास आपकी लगी थी। स्क्रीन दिख रही है? यस सर। चलो देखो, ये हम लोगों ने पढ़ा था। और आज हम लोगों को शुरू करना है। हेडिंग क्या डाला था कल हम लोगों ने? कल लास्ट में हेडिंग क्या डाला था बच्चा? सब पता ही नहीं था कि क्लास हो रही है। नहीं, 15-16 बच्चे थे भाई। कल जो क्लास हुई उसमें क्या इस समय जितने लोग हैं कोई नहीं था क्या? नो सर। तो ये चीजें हम लोगों ने कल कर ली थी और अब यहाँ आ जाते हैं हम लोग। तो फिर कोई बात नहीं, हेडिंग डाल लेते हैं। स्ट्रक्चर, कामा, हाइब्रिडाइजेशन, कामा, ऑक्सीडेशन स्टेट, पाई बॉन्ड एंड इट्स ओवरलैपिंग, बेसिसिटी, of different oxyacid। आज के इस क्लास में हम लोग सारे ऑक्सी एसिड का स्ट्रक्चर क्या होगा इसके बारे में देखेंगे। उनमें हाइब्रिडाइजेशन कैसे है, उन सब में ऑक्सीडेशन नंबर सेंट्रल एलिमेंट का क्या है, पाई बॉन्ड कितने हैं और किस ओवरलैपिंग से बने हुए हैं, उन एसिड्स की बेसिसिटी क्या होती है, ये सारी चीजें हम लोग चेक करेंगे। वैसे सारा पार्ट बॉन्डिंग का है, अब पता नहीं बॉन्डिंग आपके हुआ कि नहीं हुआ।
भाई याद हो गए ना सारे लोग, नहीं तो फिर कुछ लोग छूटे हैं। अभी 10 बच्चे हैं क्लास में, मतलब मुझे लेकर के 10 लोग यानी 9 लोग हैं क्लास में। अंकित है, जीएस है, प्रत्युष, प्रियंका, शैलजा, सुप्रिया, उत्कर्ष, जुबैदा और अभय, इरशाद। बच्चा फिर हम लोग बढ़ रहे हैं आगे, बाकी लोग हैं नहीं। क्यों भाई? अरे यार कुछ हाँ ना कुछ बोलोगे कि बिल्कुल मौन धारण किए रहोगे भाई? सर क्लास Yes, टाइम हाँ बच्चा, सर आप स्टार्ट करिए। चलिए। तो सबसे पहले हम लोग जिसे देखने चल रहे हैं वो है ऑक्सी एसिड ऑफ फास्फोरस। अगर हम सफिक्स की बात करें तो फास्फोरस के ऑक्सी एसिड में नेमिंग में हम लोगों ने पढ़ा था 2 सफिक्स का इस्तेमाल होता है, एक है इक एसिड, एक है अस एसिड। तो इसमें भी जो सबसे पहले हम लोग देखेंगे वो देखेंगे इक एसिड ऑफ फास्फोरस। इसमें भी पहले पोर्शन में हम लोग देखेंगे इक एसिड ऑफ फास्फोरस। इक एसिड ऑफ फास्फोरस, इसे हम लोग स्टार्ट करें इक एसिड को। तो चूंकि कई चीजें हम लोगों ने लिख रखा है और हम चाहते हैं स्ट्रक्चर हमें याद ना करना पड़े, बनाना ना पड़े, और जितने क्वेश्चंस ऊपर हम लोगों ने हेडिंग में लिखा वो सारे क्वेश्चंस हमें याद ना करने पड़े। तो उसके लिए सबसे पहले एक चीज हमें दिमाग में रखना होगा, उसे हम यहाँ नोट के रूप में डाल दे रहे हैं। क्या? इन केस ऑफ इक एसिड, इक एसिड, all the hydrogen present will be in the form of OH। इक एसिड में जितनी भी हाइड्रोजन होगी वो सब किस फॉर्म में होती है? OH। और अब अगर ये हम बोल रहे हैं तो ये हम पहले से जानते हैं कि किसी भी एसिड में नंबर ऑफ OH बराबर होता है उसके बेसिसिटी के। नंबर ऑफ OH बेसिसिटी के बराबर होता है। और बस अब इसके बाद आपको थोड़ी देर तक बोर्ड पे फोकस करना है कि कैसे चीजों को हम कर रहे हैं, कैसे चीजों को हम निकाल रहे हैं कि जब हमें याद करने की जरूरत ना पड़े। चलिए भाई ध्यान दीजिए, मेरे पास एक ऑक्साइड है, पेन पतली बहुत है, चलो ऊपर वाली चीजें लोगों ने नोट ही कर लिया होगा। मेरे पास एक ऑक्साइड है P2O5 या P4O10। इन सब में ऑक्सीडेशन नंबर है +5, चाहे इसकी बात करो और चाहे इसकी बात करो, ऑक्सीडेशन नंबर +5। आप बताइए अगर ये क्या हो गया?
अगर इसमें हम पानी डालें तो क्या होगा? बोलो भाई। एसिड बनेगा H3PO3 हाँ H3PO4। हाँ, एक एसिड बन गया H3PO4। इस एसिड में फास्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? +5। +5। वाटर को डालो या वाटर को निकालो, ऑक्सीडेशन नंबर में कोई चेंज नहीं होता। इसका नाम क्या होगा? फॉस्फोरिक एसिड। फास्फोरिक एसिड। एक एसिड नाम में लगा है, तो यस सर। स्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो एक एसिड ने आपको स्ट्रक्चर के बारे में क्या बताया? जितने H होंगे वो OH के फॉर्म में होंगे। जितने H होंगे वो OH के फॉर्म में होंगे। तो देख लो इसका स्ट्रक्चर बन गया, हमें कुछ सोचना ही नहीं। इसका स्ट्रक्चर सिर्फ इतने ही इंफॉर्मेशन से इसका स्ट्रक्चर हमें बना दिया। कैसे? OH OH OH, क्या बचा है? O और अगर कहीं अकेला O बचा हो तो कैसे लगता है? डबल बॉन्ड हो। स्ट्रक्चर बन गया। कौन सा बांड बनाना है, कहाँ बांड बनाना, कितना बांड बनाना, ये कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। एक एसिड ने आपको स्ट्रक्चर के बारे में इंफॉर्मेशन दिया कि जितने हाइड्रोजन होंगे वो OH के रूप में होंगे। आपने सबसे पहले सारे OH सेंट्रल एलिमेंट से जोड़ दिए, और अगर अकेली ऑक्सीजन कहीं बचेगी तो उसे हम लोग लगाते हैं डबल बॉन्ड्स। यहाँ फास्फोरस ने 4 बॉन्ड बना रखा, कोई लोन पेयर नहीं है, तो हाइब्रिडाइजेशन हो गया इसका sp3। ऑक्सीडेशन नंबर ऑलरेडी आप बात करके आ रहे हो कि +5 होगा। बेसिसिटी 3 हो गई क्योंकि इसमें 3 OH ग्रुप लगे हुए हैं। बोलो भाई। यस सर। और अब अगर कोई आपसे बोले कि बताइए यह एसिड कितने तरह का साल्ट बनाएगा, तो बच्चा जिसकी बेसिसिटी जितनी होती है उतने तरह का साल्ट बनाता है। अगर इसकी बेसिसिटी 3 है और क्वेश्चन पूछ लिया गया तो हम क्या बोलेंगे? यह 3 टाइप ऑफ साल्ट बनाएगा। यह जब भी किसी बेस से रिएक्शन करेगा तो 3 तरह के साल्ट का फॉर्मेशन करेगा। अगला क्वेश्चन पाई बॉन्ड का है। अगर एक सेकंड एक थर्ड पीरियड का है तो पाई बॉन्ड जिस ओवरलैपिंग से बनता है वो होता है p पाई एंड d पाई। D5। इस एसिड के बारे में सारी इंफॉर्मेशन जो हेडिंग में लिखी थी आपने अपडेट कर लिया। ऑक्सीडेशन नंबर +5, हाइब्रिडाइजेशन sp3, बेसिसिटी 3 है, 3 तरह के साल्ट बनाएगा, एक पाई बॉन्ड है और वो बना है बाय द ओवरलैपिंग ऑफ p पाई d पाई। अगली बात, कभी भी अगर हम किसी मदर एसिड का 2 मोल ले लें तो 2 मोल का मतलब हो गया H6P2O8। अगर हम कभी किसी मदर एसिड का 2 मोल लेकर के उसमें से 1 मोल वाटर निकालते हैं तो हमेशा नाम में एक प्रीफिक्स लगता है पायरो, और अगर किसी एसिड के नाम में पायरो वर्ड लगा है तो हमेशा वो हमें बताता है EOE बॉन्ड। पायरो बॉन्डिंग बिहेवियर या स्ट्रक्चर के बारे में क्या इंफॉर्मेशन देता है कि उस एसिड में होगा EOE, एलिमेंट ऑक्सीजन एलिमेंट बॉन्ड। तो अगर फास्फोरस का एसिड है तो POP बॉन्ड है, सल्फर का एसिड है तो SOS बॉन्ड है, क्लोरीन का एसिड है तो ClOCl बॉन्ड होगा, नाइट्रोजन का एसिड है तो NON बॉन्ड होगा। अब बचा हमारे पास क्या? तो जब हमने इसमें से एक वाटर निकाला तो हमारे पास बच गया है H4P2O7। इसका नाम बोलो। पायरोफॉस्फोरिक एसिड। पायरोफॉस्फोरिक एसिड। सिंपली आपको प्रीफिक्स लगा देना है पायरो, बाकी सब कुछ जो एसिड का पहले नाम था वही नाम है। तो इसका नाम हो गया पायरोफॉस्फोरिक एसिड। अब जब स्ट्रक्चर की हम बात करें तो आप बताइए, सबसे पहला क्वेश्चन है पायरो ने आपको क्या बताया? POP बॉन्ड। इक ने आपको क्या बताया? जितने H होंगे वो OH के फॉर्म में होंगे। कितने OH होंगे? 4। 4। 4 OH हमने लगा दिया। क्या बचा है? 2 ऑक्सीजन। और अकेली ऑक्सीजन कैसे लगेगी? डबल बॉन्ड। स्ट्रक्चर बन गया। स्ट्रक्चर बारे में कुछ सोचना ही नहीं। अब ऑक्सीडेशन नंबर बोलो। +5 दोनों का।
दोनों का +5 होगा, यस सर। +5 इसका भी +5 इसका भी। वाटर को डालो या निकालो, ऑक्सीडेशन नंबर में कोई चेंज नहीं होता है। हाइब्रिडाइजेशन sp3, sp3 बेसिसिटी 4। 4 कितने तरह के ये साल्ट बनाएगा? 4 तरह के। 4 पाई बांड किस ओवरलैपिंग से बना होगा? p पाई d पाई। t पाई d पाई। और किससे बने होंगे? p पाई और d पाई। ये सारी इंफॉर्मेशन में पहले से पता है। अगली बात, हम जानते हैं कि मान लो हमारे पास 3 सोल्यूशन दिए गए हैं। एक सोल्यूशन है 1 मोलर, एक सोल्यूशन है 2 मोलर और एक सोल्यूशन है 0.5 मोलर, 0.5 मोलर। अगर इस सोल्यूशन से हम कंपेयर करें तो ऊपर वाले को हम बोलते हैं हाइपरटोनिक और नीचे वाले को बोलते हैं हाइपोटोनिक। ये तो जानते ही हो आप। यस सर। अच्छा, अब बच्चा इसके बाद जो अगली एसिड हम बनाने जा रहे हैं, उस एसिड में देखो हम क्या कर रहे हैं। हमने ये जो वाली एसिड है इसमें से हम सिर्फ ऑक्सीजन निकालेंगे। और आप बताइए, जब आप वाटर को निकालते हो तब तो ऑक्सीडेशन नंबर में फर्क पड़ता नहीं, लेकिन अगर केवल ऑक्सीजन निकालोगे, हाइड्रोजन नहीं निकल रही है, तो ऑक्सीडेशन नंबर में फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? यस सर। पड़ेगा। और बीच वाली ऑक्सीजन निकल गई, तो अगर बीच वाली ऑक्सीजन निकलती है तो जहां POP बांड था, तो हमने क्या बोला? बीच वाली ऑक्सीजन निकल गई, तो अब ये ऑक्सीजन यहाँ से गायब, तो सीधे हमें क्या मिल गया? PP बांड। और कोई चीज चेंज हुई नहीं है, OH वही है, OH उतने ही है, डबल बॉन्ड वही कंडीशन में है। अब लेकिन केवल ऑक्सीजन निकला है तो अंतर आएगा, और अगर एक ऑक्सीजन निकला है तो ऑक्सीडेशन नंबर में 2 का अंतर आएगा। तो पहले ऑक्सीडेशन नंबर दोनों का क्या था? +4, लेकिन अब अगर एक ऑक्सीजन निकल गई, 2 का अंतर आ गया, तो इसका मतलब इसका ऑक्सीजन क्या हो गया? +4 +5 से, और इसका क्या हो गया? +4। बाकी हाइब्रिडाइजेशन वही है, बेसिसिटी वही है, पाई बांड की ओवरलैपिंग वैसी ही है। हम नामकरण की बात करें, देखो इसका मदर एसिड एक एसिड है, तो हमें ये ध्यान रखना है इसका नाम देने में कि हमें ये पता हो कि किस खानदान से बिलोंग करता है। एक एसिड के खानदान से बिलोंग करता है। लेकिन एक चीज और है, नेमिंग को हम लोगों ने ऑक्सीडेशन नंबर की ब्याज पे पढ़ा था, और इसका ऑक्सीडेशन नंबर अपने मदर एसिड से कम आ गया, और कमी के लिए अभी हम लोगों ने बोला था हाइपो लगाते हैं। तो अब जहां पायरो लगा था, पायरो की जगह हाइपो लिख देंगे, इसका नाम बन जाएगा। तो इसका नाम हो जाएगा हाइपोफॉस्फोरिक एसिड। हाइपो फास्फोरिक एसिड। एक एसिड आपको क्या बता रहा है कि इसका पेरेंट कौन है? +5 वाला। एक एसिड क्या बता रहा है कि इसका पेरेंट कौन है? +5 वाला। और हाइपो क्या बता रहा है कि लेकिन इसका ऑक्सीडेशन नंबर +5 से हाइपो होगा, +5 से कम होगा, हाइपोफॉस्फोरिक एसिड। हाइपो ने बताया इसका ऑक्सीडेशन नंबर मदर से कम होगा, और इक ने बताया कि आखिर ये किस खानदान का है? +5 वाले खानदान का है। अगर हम मदर एसिड के 1 मोल में से सीधे 1 मोल वाटर निकाल दें, तो जो प्रीफिक्स लगाते हैं वो होता है मेटा। यहां अगर फार्मूला लिखेंगे तो HPO3, नाम क्या हो जाएगा? मेटाफॉस्फोरिक एसिड। बेसिसिटी बताइए, सॉरी कितने OH चाहिए बताइए जरा? 1 एक। अब बचा क्या? 2 ऑक्सीजन। डबल बॉन्ड से लग गई 2 ऑक्सीजन, स्ट्रक्चर बन गया। ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में बताइए। +5 वाटर को डालो या निकालो, ऑक्सीडेशन नंबर में कोई फर्क नहीं पड़ता। इकलौता फास्फोरस के जितने एसिड आप पढ़ोगे, इकलौता एसिड ऐसा है कि जहां हाइड्राइजेशन sp3 नहीं है, बल्कि हाइड्राइजेशन हो जाता है sp2। इकलौता एसिड पढ़ोगे कि जहां 2 पाई बांड हैं, लेकिन इन दोनों पाई बांड में एक पाई बांड बनता है पी पाई से, और दूसरा पाई बांड बनता है पी पाई और डी पाई से। इकलौता एसिड है फास्फोरस का। अदरवाइज फास्फोरस के किसी भी एसिड को उठा लो,
आपको आंख बंद करके दो चीजें बहुत कॉमन है, उसके बारे में सोचना ही नहीं है। क्या? फास्फोरस के किसी भी ऑक्सी एसिड में हाइड्राइजेशन पूछा जाता है, निकालने की जरूरत नहीं है, सीधे आप बोल लीजिए sp3। पाई बॉन्ड किस ओवरलैपिंग से बना है, नहीं सोचना है, p/d5। इकलौता एसिड ऐसा है कि जहां पाई बॉन्ड दोनों होते हैं, p/p/p/d5 दोनों, और हाइड्राइजेशन sp3 ना होकर के हो जाता है sp2, मेटाफास्फोरिक एसिड। और एक बार ध्यान से इस चीज को दिमाग में सेट कर लोगे तो फिर याद करने की जरूरत नहीं। जरूरत होगी तो हार्डली 5-10 सेकंड में हम कोई एसिड का फार्मूला बता सकते हैं, नाम बता सकते हैं, और जो 5-6 क्वेश्चन ऊपर लिखा था वो सारी इंफॉर्मेशन दे सकते हैं बिना याद किए। लेकिन एक बार पैटर्न दिमाग में सेट करना पड़ेगा। अब बॉन्डिंग में आपने पढ़ा होता तो यहाँ रिवाइज हो रहा होता, लेकिन अब बॉन्डिंग में नहीं पढ़े हो तो यहाँ पहली बार पढ़ रहे हो, तो थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। जहां बॉन्डिंग मैंने पढ़ाई है वहां ये चीजें ऑलरेडी पढ़ा रखी है, तो उनका अब जब आ रहा तो रिवीजन हो रहा है। चलिए नोट हो जाए बताओ, आगे बढ़े। तो हो गया सर। चलिए इसके आगे आते हैं। चलिए फिर यहाँ नोट डालेंगे। मेटाफास्फोरिक एसिड does not exist as a single molecule it get polymerizes। ये एक सिंगल मॉलिक्यूल के रूप में एग्जिस्ट नहीं करता, ये पॉलीमर बनाता है। तो पॉलीमर अगर बनाएगा तो कैसे कैसे पॉलीमर बनाता है? HPO3 ये आपका मेटाफास्फोरिक एसिड पहले पॉलीमराइजेशन में होता है, इसका 3 मॉलिक्यूल आपस में जुड़ जाता है, मल्टीप्लाइड बाई 3। तो जब 3 मॉलिक्यूल जुड़ जाता है तो फार्मूला हो जाता है इसका H3P3O9। और चूंकि स्ट्रक्चर 3 जोड़ने के बाद साइक्लिक हो जाता है तो इसलिए इसका कुछ नहीं, बस साइक्लिक साइक्लिक प्रीफिक्स लगा देते हैं, तो इसका नाम हो जाता है साइक्लिक मेटाफास्फोरिक एसिड। साइक्लिक मेटाफास्फोरिक एसिड अब 2 जोड़ता है तब भी डाइमर बनता है।
3 जुड़ता है तब भी साइक्लिक होता है। हाँ 3 से ज्यादा हो गया तो लीनियर हो जाता है, मल्टीप्लाइड बाई n, और ध्यान क्या रखना है, n इज ग्रेटर देन 3, तभी लीनियर हो जाता है। लीनियर मेटाफॉस्फोरिक एसिड, लीनियर मेटाफॉस्फोरिक एसिड। अब अगर हम साइक्लिक के स्ट्रक्चर की बात करें तो आपको कुछ नहीं, आपको सबसे पहले बेंजीन रिंग बना लेंगे। तो जब हम लोग बेंजीन रिंग बनाएंगे अल्टरनेट पोजीशन पे हमको डाल देना है पीओपी, फास्फोरस, ऑक्सीजन, फास्फोरस, ऑक्सीजन, फास्फोरस, ऑक्सीजन। अब आप बताइए इसकी बेसिसिटी कितनी है? 3। 3। तो अगर बेसिसिटी 3 है तो 3 OH लगा देंगे। क्या बचा? ऑक्सीजन 3। तो अगर 3 ऑक्सीजन बच गई, ये हो गया हमारा साइक्लिक मेटाफॉस्फोरिक एसिड। क्वेश्चन की बात करें तो पहला क्वेश्चन है हाइब्रिडाइजेशन क्या? sp3 sp3। बस sp2 केवल एक जगह होता है, बस जब सिंगल होता है sp3। ऑक्सीडेशन नंबर +5। पानी को डालो या निकालो, डाइमेराइजेशन हो, पॉलीमराइजेशन हो, ऑक्सीडेशन नंबर को चेंज नहीं होता है। पाई बॉन्ड कितने हैं और किस ओवरलैपिंग से बने हैं? 3 p/d5। 3 पाई बॉन्ड हैं और एक्सेप्शन ऑलरेडी आपके पास है, तो इसका मतलब यहाँ कोई डाउट नहीं है, तीनों पाई बॉन्ड बने हैं पी पाई और डी पाई से। पीओपी बॉन्ड कितने? 3। पीओपी बॉन्ड होते हैं 3। बेसिसिटी कितनी? 3। 3 OH है, तो इसका मतलब बेसिसिटी 3 है। सिग्मा बॉन्ड कितने? 15। 15। एंड ऑल आर नॉट आइडेंटिकल। और सारे के सारे सिग्मा बॉन्ड समान नहीं है, बल्कि 3 तरह के सिग्मा बॉन्ड। पीओ सिंगल बॉन्ड वाला अलग, पीओ डबल PO बॉन्ड डबल बॉन्ड और OH वाला OH। 3 तरह। अगर यहाँ हम बॉन्ड लेंथ की बात कर लें तो देखो बॉन्ड लेंथ में क्या मिलेगा हमको, सबसे छोटा होगा OH, इससे बड़ा होगा P डबल बॉन्ड O, और इससे बड़ा होगा P सिंगल बॉन्ड। और जब लीनियर इसका बनाते हैं तो कुछ नहीं करना, कहीं से इसे तोड़ करके और दोनों टर्मिनल्स को अपोजिट साइड में खींच दो। तो जब हम ऐसा करेंगे तो जैसे देखो ये फास्फोरस है, इससे एक इधर बॉन्ड आया था, फिर अगली ऑक्सीजन है, फिर अगला फास्फोरस है, फिर अगला ऑक्सीजन है, फिर अगला फास्फोरस है, फिर अगला ऑक्सीजन, लेकिन n की वैल्यू 3 से ज्यादा होनी चाहिए, एक और जोड़ दो, फास्फोरस है, ऑक्सीजन है, और ये एक बॉन्ड यहाँ फ्री कर दिया, एक यहाँ है एक यहाँ फ्री, और कुछ नहीं, हर फास्फोरस से आपको एक OH एक डबल बॉन्ड लगा देना है। अब यहाँ अगर हम बोले ये वैल्यू n है तो OH कितने हो जाएंगे? n। पाई बॉन्ड कितना हो जाएगा? n। POP बॉन्ड कितना हो जाएगा? n-1। ये चीजें n से इक्वेट कर लिया हमने, और बाकी हाइब्रिडाइजेशन अब भी sp3 होगा, और ऑक्सीडेशन नंबर अब भी +5 होगा, और पाई बॉन्ड अब भी होगा बाय द ओवरलैपिंग ऑफ p पाई एंड d पाई। OH n के बराबर होगा, पाई बॉन्ड n के बराबर होगा, POP n-1 के बराबर होगा, हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा, और ऑक्सीडेशन नंबर अब भी वही होगा +5।
इतने फास्फोरस के एक एसिड आपके कोर्स में। हो गया? यस सर। चलिए, इसके बाद अगले पे आ जाइए। दो सीरीज ऑन द बेसिस ऑफ प्रीफिक्स, दो हमारे पास थे, इक और अस। इक को हम लोगों ने देख लिया, तो अब अस की बात करेंगे। अब अगली हेडिंग नंबर 2, अस एसिड। एक एसिड हमने देख लिया, तो अब दूसरा एसिड देखने चल रहे हैं, अस एसिड। अस एसिड ऑफ फास्फोरस। यहाँ भी पहले पॉइंट लिखेंगे, नोट है कि इन केस ऑफ phosphorus acid only, ये हाईलाइटेड होना चाहिए, फास्फोरस एसिड ओनली, और कहीं ये चीज एप्लीकेबल नहीं होगी। सिर्फ फास्फोरस एसिड के लिए जो बात आप लिखने जा रहे हो, वो सिर्फ फास्फोरस एसिड के लिए लिखने जा रहे हो। इन केस ऑफ फास्फोरस एसिड ओनली, at least one pH bond must be present। और अगर आपने बोल दिया कि कम से कम एक pH बॉन्ड होगा, तो फिर अगली चीज आपको पता चल गई, नंबर ऑफ H will not to equal to number of OH। क्योंकि अगर एक pH बॉन्ड आ गया, तो अब नंबर ऑफ H नंबर ऑफ OH के बराबर नहीं होगा, दिमाग में बात रखनी है। ठीक, पहला पॉइंट था ये। दूसरा पॉइंट, इन मदर 1 pH bond and in daughters 2 pH bond। अगली चीज हमें पता चल गई कि मदर के अंदर एक pH बॉन्ड होगा, और जो सी डाटर्स होंगे उनमें 2-2 pH बॉन्ड होंगे। तीसरी बात, ऑल फास्फोरस एसिड acids are reducing in nature due to presence of
प्रेजेंस ऑफ पीएच बॉन्ड। कल को कोई बोल दे कि फास्फोरस एसिड रिड्यूसिंग नेचर की होती है ड्यू टू इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट या ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पीएच बॉन्ड। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पीएच। हम लोगों ने पढ़ रखा है कि अगर किसी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर इन बिटवीन होता है तो ऐसे कंपाउंड एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट। फास्फोरस एसिड में ऑक्सीडेशन नंबर +3 है, +5 और -3 के बीच में ही है, तो यहाँ भी हम बोल सकते हैं कि एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट। बट रिमेंबर इट, इनमें से कोई भी एसिड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम नहीं करता, दे ऑलवेज एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट। तो इसका मतलब है कि अगर हम ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग की तरह काम करते तो इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट का रीजन ले सकते थे, लेकिन हमने बोला दे नेवर एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, दे ऑलवेज एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट, तो ऑक्सीडेशन नंबर रीजन नहीं होगा। तो अब रीजन क्या होगा? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पीएच बॉन्ड। तो अगर हमें ऑप्शन दे भी दिया जाए तो हमें सिलेक्ट करना है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पीएच बॉन्ड। ठीक, और अब इसके बाद सारे एसिड्स का स्ट्रक्चर, वो पूरी कहानी ऊपर वाली हम रिपीट कर लेंगे इतने इन्फॉर्मेशन से। तो अगर ये नोट हो गया हो तो नीचे एग्जाम्पल लें और उसे स्ट्रक्चर देखा जाए। यस सर। यस सर। चलिए आइए देखा जाए। हाँ जी बेटा, अगर मेरी नजर ना पड़ी होती शेड्यूल पे तो आज भी तुम लोग खाते किलो। तो मैंने सुबह देखा, हमने कहा यार ये कैसे, तो मेरी वहां वाली क्लास 2 से 4 है और आपकी क्लास कब लगी थी इसके पहले? 2 से 3:30 तक। आप बताओ, जब मैं 2 से 4 एक क्लास में रहता तो 2 से 3:30 तुम्हारे यहाँ कैसे हो पाता? तो सुबह हमने मैम से बोला, हमने कहा भैया फिर कल की तरह नाटक है, फिर फोन करके हम ही से पूछोगे कि सर आप क्लास में नहीं। चलिए देखा जाए। हमारे पास एक ऑक्साइड है P2O3, या इसी को डाइवर बना लें P4O6। अब इनमें से किसी को, इन दोनों में से किसी को भी अगर हम पानी में डालें, कौन सा एसिड हमें बनेगा? फॉस्फोरस एसिड। PO3। H3PO3। हमेशा स्ट्रक्चर बनाने के लिए याद रखो, जो चीज वेल नोन है वो सबसे पहले बनाया जाता है। तो आप बताइए, फास्फोरस एसिड की बात कर रहे हो और आप लिख चुके हो एटलीस्ट एक पीएच बांड तो जरूर होगा। दूसरी बात आपने लिखा था कि मदर एसिड में 1 पीएच बांड और बच्चों में 2 पीएच बांड। तो जरा बताओ यहाँ कौन सा स्ट्रक्चर आपको पहले से नोन है? पीएच बांड। पीएच बॉन्ड। और अगर हमने पीएच 1 बना दिया तो अब बताओ OH कितना? 2। अब 2 हाइड्रोजन बच 2H। और दोनों OH और एक ऑक्सीजन बचेगा तो कैसे होगा? डबल बॉन्ड। ऑक्सीडेशन नंबर +3, +3 हाइब्रिडाइजेशन sp3 और पाई बांड बना है बाय द ओवरलैपिंग ऑफ p पाई एंड d पाई। और कितने तरह का साल्ट बनाएगा? 2 टाइप ऑफ साल्ट। 2 टाइप्स। ये सारी इंफॉर्मेशन हमने इसकी अपडेट कर। अब जैसा कि मैंने आपसे बोला कि अगर आप मदर एसिड का 2 मोल लेते हैं H6P2O6, इसमें से 1 मोल वाटर निकालेंगे, तो जरा बताइए नाम में क्या लगाते हैं? पायरो। तो इस एसिड का नाम बताओ। पायरोफॉस्फोरस एसिड। पायरोफॉस्फोरस एसिड। पायरो ने आपको बॉन्डिंग बिहेवियर के बारे में क्या बताया था? POP बॉन्ड। और आप बताओ ये मदर एसिड है या डॉटर एसिड है? डॉटर एसिड। इसमें कितने पीएच बांड ऑलरेडी आपको पता है? 2। दो। अगर आपने यहाँ 2 पीएच बांड निकाल दिए, अब बताओ OH कितने बचे? 2OH। 2H। अकेले 2 ऑक्सीजन बच गई है, दोनों को कैसे डबल बॉन्ड। बॉन्ड से ज्वाइन करते हैं। अब अगर हम बोलें बताइए ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, तो +3 होगा। पानी को डालो या निकालो, ऑक्सीडेशन नंबर में कोई फर्क नहीं पड़ता।
हाइड्रोलाइजेशन क्या होगा, sp3 होगा। एक ही एक्सेप्शन है, दूसरा हमको सोचना ही नहीं है। पाई बॉन्ड कितने होंगे, 2 होंगे, और किस ओवरलैपिंग से बनेंगे, p पाई d पाई पी बनेंगे। पाई डी पाई। एक ही एक्सेप्शन है, किसी दूसरे बारे में कोई बात नहीं करनी है, p पाई d पाई से बनेंगे। बेसिसिटी कितनी है, 2 बेसिसिटी है, तो 2 तरह का साल्ट फॉर्मेशन कर देगा। अब अगली बात, अगर इस एसिड में से हम अकेले एक ऑक्सीजन निकालें, तो नो डाउट हमें एक एसिड मिलेगा H4P2O4, और जैसा कि हम पहले कर चुके हैं, इसके नाम में हम लगाएंगे हाइपो। लेकिन हम थियरी में बोर्ड पे कॉपी पे ये हाइपो ये जो बनाते हैं बन तो जाता है, लेकिन जो लैब में हमें हाइपो मिलता है, जो रियल में हमें हाइपो मिलता है, जब उस हाइपो से इस हाइपो को कंपेयर करते हैं, तो पता चला वो वाला हाइपो इसका करीब आधी मॉलिक्यूलर मास का है, ये उसका डबल है। तो इसका मतलब यहाँ से हम हाइपो बना ले, कुछ बुरी बात नहीं है, लेकिन यह हाइपो हमें थियोरेटिकल तो मिलेगा, लेकिन प्रैक्टिकल नहीं मिलेगा। और साइंस का मतलब हमें दोनों चाहिए, थियोरी प्रैक्टिकल में दोनों में प्रूफ होना चाहिए। तो इसका मतलब है इस हाइपो को हम प्रैक्टिकली चूंकि नहीं पाते हैं, इसलिए इसे हम हाइपो मानेंगे ही नहीं। तो अब हमारे पास दूसरा विकल्प क्या बचा, हम डायरेक्ट जरा मदर एसिड से ऑक्सीजन को निकाल के देख लें। अगर हम मदर एसिड से ऑक्सीजन निकाल दें, तो हमारे पास बच जाएगा H3PO2, और ये जो हाइपो हमें मिलता है, इसका एग्जैक्ट मॉलिक्यूलर मास वही है जो हमें लैब में मिल जाता है। तो इसीलिए इसे तो हम हाइपो कंसीडर कर लेते हैं, लेकिन पायरो से बनने वाले हाइपो को हम थियोरेटिकल पाते हैं, प्रैक्टिकल नहीं पाते, तो इसलिए उसे हम कंसीडर नहीं करते। अब जब आपने हाइपो बना दिया, तो अगली इंफॉर्मेशन के लिए हम लोग आगे बढ़े। आप बताइए कितने पीएच होंगे इसमें, 2 2। ओएच कितना बचा, 1 एक ऑक्सीजन किससे जुड़ गई, डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड। अब जरा बात बताइए, मदर एसिड का ऑक्सीडेशन नंबर क्या था, +3, और आपने एक ऑक्सीजन निकाल दिया, तो 2 की कमी आएगी, और चूंकि फास्फोरस, +1 तो दोनों की कमी इसी पे आ जाएगी, +1। हाइड्रोजन बारे में नहीं सोचना है, sp sp3 पाई बॉन्ड के बारे में नहीं सोचना है, एक पाई बॉन्ड है। बेसिसिटी कितनी है, एक, तो एक तरह का ये साल्ट फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। यस सर। अब हाइपो का स्ट्रक्चर आपको दिख गया कि हाइपोफास्फोरस एसिड है, 2 पीएच बॉन्ड हो गए, एक बेसिसिटी हो गई है, ऑक्सीडेशन नंबर +1 है, हाइड्रोजन sp3 है, पाई बॉन्ड p पाई d पाई से बना है, और बेसिसिटी 1 है, तो एक तरह के साल्ट का फॉर्मेशन करेगा। हाइपो हमारा बन गया, या थियोरेटिकल प्रैक्टिकल दोनों कंडीशन में अवेलेबल है। तीसरी बात, अगर हम मदर एसिड से डायरेक्ट वाटर निकाल दें, तो जो बचा वो बचा HPO। आप बताओ, अगर हमने इसे HPO2 बना दिया, तो इसमें कम से कम कितने पीएच बॉन्ड होने चाहिए, 1 पीएच बॉन्ड। एक। और अगर हमने एक पीएच बॉन्ड निकाल दिया, OH कितना हो गया, कोई भी नहीं बचा। और अगर OH 0 हो गया, एसिड ही नहीं होगा। बेसिसिटी कितनी हो गई, 0, और एसिड की बेसिसिटी 0 होने नहीं चाहिए। हो सकते। तो इसका मतलब कि मेटा फास्फोरस फास्फोरस। कोई एसिड संभव नहीं, मेटा फास्फोरस एसिड जैसा कोई एसिड संभव नहीं है। क्यों, क्योंकि इसकी बेसिसिटी क्या आ गई है, 0। इसे बना लीजिए। हो गया सर। अब हम लोगों ने फास्फोरस एसिड की बात कर ली, तो एक बार जो रिड्यूसिंग की बात किया था,
उसे यहाँ देख लेते हैं। हम लोगों ने बोला जितने भी हमारे पास असेसिड हैं ये सारे के सारे रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी शो करते हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पीएच बॉन्ड। तो फिर एक क्वेश्चन हो सकता है कि इनके रिड्यूसिंग पावर का ऑर्डर क्या होगा। तो आप बताइए कि रिड्यूसिंग पावर किसके कारण है। नंबर ऑफ pH पीएच bond। बॉन्ड। और अगर पीएच बॉन्ड ही रिड्यूसिंग के लिए जिम्मेदार है तो जिसमें पीएच बॉन्ड ज्यादा होगा उसकी रिड्यूसिंग पावर ज्यादा होगी, जिसमें पीएच बॉन्ड कम होगा उसकी रिड्यूसिंग पावर कम होगी। तो इसका मतलब बच्चों के पास सबसे ज्यादा पीएच है, तो अगर बच्चों के पास सबसे ज्यादा पीएच है तो बच्चों की रिड्यूसिंग पावर सबसे ज्यादा। नोट क्या रिड्यूसिंग पावर लिख देते हैं। सबसे ज्यादा होता है H3PO2, इसके बाद होता है H4P2O5 और सबसे कम होता है H3PO3। ऐसा क्यों था? यहाँ 2 pH, यहाँ 2 pH और यहाँ 1 pH। यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर +1 था, ऑक्सीडेशन +3 था, ऑक्सीडेशन नंबर +3। तो ये फास्फोरस के 80 एसिड्स हमारे हो गए। हो गया? Yes sir। चलिए ऑक्सी एसिड ऑफ नाइट्रोजन। किसका ऑक्सी एसिड हम लोग पढ़ रहे हैं? नाइट्रोजन। क्या पढ़ रहे हैं? ऑक्सी एसिड पढ़ रहे हैं, तो ऑक्सीजन तो होगा ही होगा। और पढ़ क्या रहे हैं? एसिड पढ़ रहे हैं, तो हाइड्रोजन तो होगा ही होगा। इसका मतलब हाइड्रोजन की अगर हम ऑक्सी एसिड की बात करेंगे तो उसमें 3 एलिमेंट तो हर हाल में होंगे, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। अब इसके ऑक्सी एसिड को दिमाग में रखने के लिए हम लोग एक सीक्वेंस बोल देते हैं 111, 112, 113, 114। 111 का मतलब हो गया HNO, 112 का मतलब हो गया HNO2, 113 का मतलब हो गया HNO3 और 114 का मतलब हो गया HNO4। नाम मैं लिखूंगा नहीं, आपको सबका नाम पता है। इसका नाम बताइए। Hyponitrous acid। हाइपोनाइट्रस एसिड। इसका नाम। Nitrous acid। नाइट्रस एसिड। इसका नाम। Nitric acid। Pernitric acid। नाइट्रिक एसिड। पर नाइट्रिक एसिड। अरे यार ये +3 है, ऑक्सीडेशन नंबर गलत कर दिया है। ये +3 है, +5। +5 और ये भी +5। Plus 5। इसमें से एक का स्ट्रक्चर हम केवल देखना है इसका। मैंने आपको ऑक्सी एसिड के शुरुआत में ही बोला था कि अगर कहीं पेरोक्साइड बॉन्ड होता है तो उस कंपाउंड के नाम में लगता है पर, इसीलिए इसका नाम है परनाइट्रिक एसिड। और ये वाला एसिड डाइमेराइज कर जाता है तो 222 हो जाता है, H2N2O2। तो अगर H2N2O2 हो गया तो बेसिसिटी 2 हो गई है, और बाकी सबकी बेसिसिटी कितनी है? 1।
ये हो गया ऑक्सिलिक एसिड ऑफ नाइट्रोजन। अब इसके बाद बेटा जब बॉन्डिंग में हमने ये बात की थी, तो चूंकि वो चैप्टर ये लगता बॉन्डिंग, तो उसमें जहां एसिड हमने बताया है वहीं सारे पूरी केमिस्ट्री के सारे एसिड एक साथ डिस्कस किया था। उसमें सल्फर के भी थे, उसमें क्लोरीन के भी थे, ब्रोमीन के भी थे, सब कुछ एक ही साथ कर दिया था। लेकिन अब चैप्टर चूंकि पढ़ रहे हैं, बॉन्डिंग तो पढ़ नहीं रहे हैं, तो इसीलिए यहाँ सिर्फ नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के एसिड पे हम फोकस करेंगे। बाकी जब सल्फर और हेलोजन का एसिड जब उनके चैप्टर में आएगा तब बात करेंगे, अब यहाँ एक साथ नहीं करेंगे। तो अब जब हम लोगों ने जनरल चीजें, क्योंकि अगर उसे हमने लिया तो 3-4 दिन हमारा इसी में लग जाएगा, तो अब नाइट्रोजन के ऑक्सी एसिड्स हम लोगों ने देख लिया। अब चैप्टर का नाम डाल देंगे और अब चैप्टर को शुरू करेंगे बेटा, इंट्रोडक्शन ऑफ एलिमेंट्स। इंट्रोडक्शन ऑफ एलिमेंट्स। इंट्रोडक्शन ऑफ एलिमेंट्स, इस पूरे ग्रुप में जो एलिमेंट्स हैं वो वेल नोन है। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, और न्यूली डिस्कवर्ड एलिमेंट क्या है? मॉस्कोवियम। मॉस्कोवियम, MC, मॉस्कोवियम। इन एलिमेंट्स के इंट्रोडक्शन की बात हम लोग कर रहे हैं, तो पहले आप कुछ क्वेश्चंस के आंसर दे, तो फिर आराम से नीचे हम लोग एसर्शन रीजन नोट कर लेंगे। पहला है, आप बताइए इस ग्रुप का सबसे कम रिएक्टिव एलिमेंट कौन है? नाइट्रोजन। क्यों? वेरी हाई बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, 3 ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है इसमें। इस ग्रुप का सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है? फॉस्फोरस, मोस्ट स्ट्रेन्ड स्ट्रक्चर। मोस्ट स्ट्रेन्ड स्ट्रक्चर। इस ग्रुप में इकलौता गैस कौन है? नाइट्रोजन। क्यों? क्योंकि एयर में प्रेजेंट है। वैन डर वाल्स फोर्स बहुत वीक है। क्यों? प्रेजेंस ऑफ वीक वैन डर वाल फोर्स। क्यों? तो स्मॉल साइज है इस वजह से, और मॉलिक्यूलर मास भी बहुत कम है। बाकी लोग डायटॉमिक, सॉरी, बाकी लोग गैस क्यों नहीं? क्योंकि वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग। इकलौता डायटॉमिक कौन है? नाइट्रोजन। क्यों? सब बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल, और अब वो अपनी कोवैलेंसी को एक्सीड नहीं कर सकते। बाकी लोग सर क्योंकि वो सब स्टेबल बॉन्ड नहीं बना सकते हैं, क्यों नहीं बना सकते? लार्ज साइज की वजह से। आइए एक एक एसर्शन रीजन को लेते हैं, उसे एक्सप्लेन करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ले रहे हैं AR1, एसर्शन रीजन पहला।
नाइट्रोजन इज ओनली डायटोमिक, while others are tetraatomic. नाइट्रोजन इकलौता है जो डायटोमिक है, बाकी लोग जो है वो टेट्राएटॉमिक। रीजन आइए देख लेते हैं। अगर नाइट्रोजन डायटोमिक है तो इसका रीजन क्या है कि नाइट्रोजन हैज एबिलिटी टू फॉर्म स्टेबल पाई बॉन्ड, स्टेबल मल्टीपल बॉन्ड। ड्यू टू स्मॉलर साइज। एक बात बताइए, अब यहां से कुछ क्वेश्चंस और पैदा हो गए। कौन से क्वेश्चन पैदा हो गए? अगर हम आपसे बोलें कि नाइट्रोजन के एक मॉलिक्यूल को अगर हम चेक करें, ये ट्रिपल बॉन्ड है, इसमें से एक बॉन्ड सिग्मा और बाकी ये दो पाई बॉन्ड। अगर मैं आपसे बोलूं कि नाइट्रोजन का सिग्मा बॉन्ड किस ओवरलैपिंग से बना है? पी पाई पी पाई। मैं बोल रहा हूँ सिग्मा बॉन्ड और आप बोल रहे हो पी पाई पी। एटॉमिक ऑर्बिटल, प्योर पी एटॉमिक ऑर्बिटल। तो अगर हमसे पूछा गया भाई नाइट्रोजन का सिग्मा बॉन्ड कैसे बना है, तो चाहे हम सिग्मा की बात करें या पाई की बात करें, बोथ आर formed पी एटॉमिक ऑर्बिटल। either p p pure atomic orbital, pure atomic orbitals। ये दोनों बने हैं pp प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग से, चाहे सिग्मा की बात करें चाहे पाई की बात करें। अब अगर इधर आ जाए हम तो phosphorus and others cannot form stable multiple bond due to their larger size। तो phosphorus and others cannot form stable multiple bond। क्यों? ड्यू टू लार्जर साइज। तब अभी लोग क्या करते हैं, तो इसीलिए लोग टेट्राएटॉमिक फॉर्म में आते हैं। तो क्या टेट्राएटॉमिक में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना लेते हैं क्या? हाँ बना लेते हैं। कैसे? देखो, अगर हम फास्फोरस फास्फोरस का डायएटॉमिक बनाएं तो हम जानते हैं फास्फोरस की साइज नाइट्रोजन से बड़ी है। अगर फास्फोरस की साइज नाइट्रोजन से बड़ी है तो जो फास्फोरस के केस में मल्टीपल बॉन्ड बनेगा, इसकी लंबाई भी बड़ी होगी। अब आप बताओ, अगर फास्फोरस फास्फोरस ट्रिपल बॉन्ड बनाए तो इसमें एक सिग्मा बॉन्ड है और दो पाई बॉन्ड है, लेकिन साइज बड़ी होने के कारण इसका सिग्मा बॉन्ड बड़ा बड़ा होगा और पाई बॉन्ड ऐसे ही वीक होता है और वो और बड़ा बड़ा भी बनेगा तो और वीक हो जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ मल्टीपल बॉन्ड बन तो जाएगा, लेकिन साइज बड़ी होने के कारण मल्टीपल बॉन्ड जो बनेगा उसकी लेंथ बड़ी हो जाएगी। अगर लेंथ बड़ी हो जाएगी तो मजबूती क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो क्या ये टेट्राएटॉमिक बनाने में इसको आउटकम कर लेते हैं? हाँ कर लेते हैं। कैसे? देखो, फास्फोरस 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 फास्फोरस,
और यहाँ इन सब के बीच। अब जरा बताओ, अगर हम किसी एक फास्फोरस की बात करें तो यहाँ इस फास्फोरस में कितने बॉन्ड बनाए हैं? जो सर्किल्ड फास्फोरस है कितने बॉन्ड बना रहा है? 3 3। 3 और इस फास्फोरस में कितने बॉन्ड बनाए हैं? 3 दोनों में कुछ अंतर है या नहीं? लंबाई तो दोनों जगह सेम है, लेकिन दोनों में एक अंतर है। जब P2 ने बनाया था तब सेम लेंथ के बांड बने, लेकिन 1 सिग्मा 2 पाई है। और जब आपने P4 बनाया है तो सेम लेंथ के ही बांड बने हैं, लेकिन तीनों बांड कैसे हैं? सिग्मा है। तो अब आप बताओ, एक ही लेंथ के 1 सिग्मा 2 पाई के तुलना में एक ही लेंथ के 3 सिग्मा अगर बने तो मजबूती कब ज्यादा है? जब तीनों सिग्मा हो। तो सिग्मा बने। तो यहाँ 1 सिग्मा 2 पाई था और यहाँ 3 के तीनों बांड सिग्मा, ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा, लेंथ सेम है, तो नो डाउट यहाँ मजबूती ज्यादा हो गई। अब अगर हम फास्फोरस की बात करें, इसका हाइड्रोजन है sp3, एक लोन पेयर है। और हम जानते हैं कि अगर sp3 के साथ एक लोन पेयर होगा तो ज्योमेट्री होती है पिरामिडल। तो ये तो ईच फास्फोरस के अराउंड ज्योमेट्री हमें पता चल गई पिरामिडल। लेकिन अगर हमसे कल को बोल दिया जाए कि भाई ओवरऑल ज्योमेट्री की बात करो ना आप, ओवरऑल, तो ओवरऑल ज्योमेट्री हो जाती है टेट्राहेड्रल। चार पिरामिड जुड़ जाते हैं आपस में, और चारों पिरामिड जुड़ने के बाद जो हमें दिखता है स्ट्रक्चर वो टेट्राहेड्रल दिखता है। लेकिन एक प्रॉब्लम आ गई, टेट्राहेड्रल में बॉन्ड एंगल होना चाहिए था 109, लेकिन बेटा यहाँ टेट्राहेड्रल होते हैं और बॉन्ड एंगल क्या हो जाता है? 60। अब आप बताओ, अगर बॉन्ड एंगल 60 हो गया, होना चाहिए था 109, लेकिन अगर बॉन्ड एंगल 60 हो गया तो सारे बॉन्ड पेयर क्या एक दूसरे के बहुत करीब आ जाएंगे क्या? यस सर। और अगर सारे बॉन्ड पेयर एक दूसरे के बहुत करीब आ जाएंगे तो बॉन्ड पेयर के बीच का रिपल्सन बढ़ जाएगा। बढ़ जाएगा। तो जो बॉन्ड बना है उसके ऊपर मॉलिक्यूल के अंदर तनाव बढ़ जाएगा। बढ़ जाएगा। बढ़ जाएगा, तनाव बढ़ जाएगा, तो बॉन्ड का टूटना आसान हो मुश्किल। जाएगा। आसान हो जाएगा। हाँ, इसीलिए फास्फोरस हो जाता है मोस्ट। स्ट्रेन स्ट्रक्चर। तो यह जो बॉन्ड एंगल है 60, जो डिक्रीज इन बॉन्ड एंगल हुआ है 109 से 60 आ गया, दिस इज Angular रिस्पॉन्सिबल फॉर द एंगुलर स्ट्रेन। Angular strain. एंगुलर स्ट्रेन, दिस डिक्रीज इन बॉन्ड एंगल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एंगुलर स्ट्रेन। अब अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। आप बताइए इसमें कितने सिग्मा बॉन्ड हैं? 4। 4। बहुत सर, गलत सर टीचर, 6 है, 6। बहुत, मतलब खुद भी गलत करो, हमसे गलती करवा दो। 6 सिग्मा बॉन्ड किस ओवरलैपिंग से बने हैं? sp3 sp3 and sp3 hybrid orbit, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। sp3 comma sp3 hybrid orbitals। ठीक, अगला क्वेश्चन, इस सिग्मा बॉन्ड बनने में कितने परसेंट एस कैरेक्टर और कितने परसेंट पी कैरेक्टर? 75% पी कैरेक्टर, 25% एस कैरेक्टर। बिल्कुल। अगला क्वेश्चन, आप बताइए ये जो P4 का लोन पेयर है ये कहाँ पाया जाएगा? What will be the position of lone pair? इतना समय काहे लगा रहे हो यार, जल्दी जल्दी सर
sp3 में ऑर्बिटल में अरे होगा। भाई जब हाइब्रिडाइजेशन हो गया तो एटॉमिक ऑर्बिटल है ही नहीं, तो नेचुरल, sp3 है, यस सर। जब हाइब्रिडाइजेशन हो गया एटॉमिक ऑर्बिटल है ही नहीं है तो नेचुरल सी बात है लोन पेयर कहाँ होगा। sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में क्या है, लोन पेयर प्रेजेंट, लोन पेयर कहाँ है, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल के अंदर पाया जाता है लोन पेयर। चलिए पहला AR हम लोग का हो गया। अब आते हैं, इसको नोट कर लीजिए, फिर दूसरे असर से निकलते हैं। ये सारे क्वेश्चन बेटा इंपॉर्टेंट है, सारे क्वेश्चन दिमाग में रखना, अदरवाइज एनसीईआरटी ने तो बस लिख दिया है कि ये डायटॉमिक है और ये टेट्राटॉमिक है, लेकिन इस डाया टेट्रा से कितने क्वेश्चन एग्जामिनर फ्रेम कर सकता है वो हम लोग को देखना है। हो गया, यस सर। यस सर। चलिए अब आते हैं AR, फर्स्ट हो गया, AR सेकंड। AR सेकंड, इस सेकंड AR का सारा एक्सप्लेनेशन पहले AR में हो चुका है, तो हम लोग को डायरेक्ट लिख देना है कि N2H लीस्ट रिएक्टिव ड्यू टू greater bond dissociation enthalpy due to greater bond dissociation enthalpy of N comma N triple bond जबकि phosphorus is most reactive due to greater angular strain। तो इस वक्त हम डायरेक्ट लिख दिया, इसमें कुछ करना ही नहीं था, ऊपर ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके थे। अब आते हैं AR थर्ड। AR थर्ड में लिख रहे हैं कि नाइट्रोजन इज ओनली गैसियस जबकि
रेस्ट आर सॉलिड। इकलौता नाइट्रोजन गैस है और जबकि रेस्ट जितने हैं वो सब सॉलिड। आइए देखें, अभी हम लोगों ने पढ़ा बच्चा, नाइट्रोजन के दो दो आइटम आपस में जुड़ करके नाइट्रोजन मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं। इसका मतलब इसके एक मॉलिक्यूल की साइज ये हो गई। नाइट्रोजन का एक आइटम नाइट्रोजन के दूसरे आइटम से जुड़ा, इसके एक मॉलिक्यूल की साइज ये हो गई। अब आप बताइए सिंगल फास्फोरस एटम की साइज सिंगल नाइट्रोजन एटम से, सिंगल फास्फोरस एटम की साइज सिंगल नाइट्रोजन एटम की साइज सिंगल फास्फोरस से, ये भाई क्लास में कोई नहीं है क्या? छोटी होती है। छोटा होगा ना। कितना समय लगाते हो बच्चा? चलो, एक फास्फोरस, दूसरा फास्फोरस, तीसरा, चौथा, ये फास्फोरस के एक मॉलिक्यूल की साइज, और एक फास्फोरस, दो फास्फोरस, तीन फास्फोरस, चार, यह फास्फोरस के दूसरे मॉलिक्यूल की साइज है। अब जरा बताइए, अगर कोई नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं तो उनके बीच जो फोर्स लगता है उसे आप बोलते हो वंडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और वंडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की अगर हम बात करें तो आप बोलते हो एफ वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज या मॉलिक्यूलर मास। यस सर। वंडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज या मॉलिक्यूलर मास। अब अगर हम यहाँ कंपेयर करें तो जरा बताइए, नाइट्रोजन के केस में जो वंडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा वो क्या होगा? लेस होगा। और फास्फोरस के बीच में जो वंडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा वो क्या होगा? मोर होगा। मोर होगा। और अगर यहाँ फोर्स वीकर होगा, अगर यहाँ फोर्स वीकर होगा तो मॉलिक्यूल्स कहाँ रहेंगे? दूर दूर। बोलो। यस सर। तो यहाँ क्या बोलोगे? गैस है। क्यों? वीकर वंडर वंडर वाल फोर्स, और ये सॉलिड है। क्यों? स्ट्रॉन्ग। वंडर वाल्स फोर्स, ये सॉलिड है क्योंकि स्ट्रॉन्ग वंडर वाल फोर्स। इसके बाद बच्चा एक हेडिंग डाल दीजिए, पीरियाडिक प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रोजन फैमिली। पीरियाडिक प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रोजन फैमिली।
और इसमें जो चीज सबसे पहले देख रहे हैं वो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, मॉस्कोडियम। बोरान कार्बन में हम आपको लिखना सिखा चुके हैं, जनरल कैसे लिखा जाता है, तो मैं यहाँ डायरेक्ट लिख रहा हूँ। नियॉन 2s2 2p3। रिकॉल कर पा रहे हो ना इस बात को कि नहीं? यस सर। यस सर। आर्गन 3s2 3p3। क्रिप्टॉन 3d10 4s2 4p3। xenon 4d10 5s2 5p3। हीलियम, अरे यार उल्टा नोबल गैस गलत कर दिया। नोबल गैस एक पीरियड पहले वाली लेते हैं ना, नोबल गैस हम लोग गलत लिख दिया। यहाँ क्या होगा? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन। अब यहाँ आ गए xenon 5d10 4f14 6s2 6p3। यहाँ आ गए रेडॉन 6d10 5f14 7s2 7p3। डायरेक्ट हम लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। और जब बैलेंस सेल की बात करते हैं, बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो फिर नोबल गैस नहीं लिया जाता बच्चा, लिखा जाता है NH2 NP3। ये है बैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, NH2 NP3। दूसरी हेडिंग एटॉमिक रेडियस। और इस हेडिंग से बेटा कल हम लोग कंटिन्यू करेंगे। अब यहाँ से मैं निकलूंगा अपनी ऑफलाइन क्लास के लिए, तो इसे नोट कर लीजिए बेटा। उसके बाद आगे का कंटेंट हम लोग कल देखेंगे। ओके सर। हो गया नोट? थैंक यू सर। यस सर। यस। यस सर, थैंक यू सर। ओके बेटा, बाय बाय, कल मिलते हैं।